एकीकरण, एकीकरण का मतलब समझता है ना? यूनिफिकेशन, अंग्रेजी में यूनिफिकेशन होता है। देखो जर्मनी का एकीकरण एकाएक नहीं हो गया। जर्मनी का एकीकरण एकाएक नहीं हो गया कि 1871 जैसे ही दिन आया 1871 में ना हुआ जी, 1871 आया उसी वक्त जर्मनी का एकीकरण हो गया, ऐसा नहीं है। जर्मनी का एकीकरण 1806 से ही चल रहा था। अगर हम माने तब 1806 से ही क्या हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण चल रहा था। जब नेपोलियन बना था, फ्रांस का सम्राट बना था, जब नेपोलियन फ्रांस का क्या बना था, सम्राट। देखो जर्मनी का एकीकरण को हम कई चरणों यानी कि कई सारा फेज में हम बांट करके पढ़ सकते हैं। अगर एक ही फेज में, फेज का मतलब समझ में आता है, चरण, तो अगर एक ही में हम करके पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा क्या हो जाता है कि कहानी थोड़ा सा ओझल बन जाता है, खिचड़ी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो थोड़ा सा हम बांट के पढ़ते हैं और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सबको हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन का मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण का शुरुआत होता है 1806 से। 1800 इसको हम प्रथम चरण मान सकते हैं। प्रथम चरण। देखो जर्मनी का सिर्फ एकीकरण नहीं हो रहा है, इसमें तुम्हारा जो सवाल है बुक्स में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। बिस्मार्क का भूमिका बताइए, इसका भी क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। जर्मनी की एकीकरण में जो भी परेशानी हो रहा था, बाधाएं उत्पन्न हो रहा था, अवरोध उत्पन्न हो रहा था, वो भी सारा सवाल का क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। और बहुत सारा ऐसा सवाल जो रहेगा बीच में आएगा, क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। 1806 में ही जर्मनी का एकीकरण शुरुआत हो गया था, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी पर आक्रमण करके, जर्मनी पर, देखो एक था ऑस्ट्रिया, एक पर्सा, दोनों बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य था, हाँ या ना, हाँ कि नहीं? देखो जर्मनी और इटली, क्या बोल रहे हैं, मैप लाई है, मैप, चलिए कोई बात नहीं। क्या जर्मनी पर, जर्मनी का अस्तित्व को ही क्या कर दिया था, मिटा दिया था। जर्मनी का कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, सॉरी जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रिया और जो पर्सा था, क्या था, ऑस्ट्रिया और जो बोले थे फ्रांस का जो पहले वाला शासक था, पहले बताया था ना पिछला क्लास में कि ऑस्ट्रिया और पर्सा का एगो माल भी बाक नहीं पाया था, छू भी नहीं पाया था, चाह रहा था कि अब जर्मनी और पर्सा पर क्या करें, उसका क्षेत्र हम अपना क्षेत्र में मिला ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा कर दिया था। अब देखो जब जर्मनी पर आया कौन, क्या बोलते हैं इसको, नेपोलियन बोनापार्ट, उस तक जनवरी में 300 छोटा बड़ा राज्य विखंडित था। कितने बड़े राज्य, 300 से अधिक, 300 से छोटा छोटा राज टुकड़े में क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक क्या किया, 300 को संगठित करके 29 प्रांत बनाया। क्या बनाया, सॉरी 29 नहीं 39, क्या बनाया, 39 को प्रांत बनाया। किसको, पर्सा को छोड़ करके, पर्सा को समझ रहा है कितना है, पर्सा को छोड़ करके क्या को बनाया, 39 को प्रांत बनाया। अब देखो जर्मनी 300 छोटा बड़ा भाग में टूटा हुआ था, लेकिन अब आगे क्या को, 39 को। तो देखो यही से शुरुआत होता है जी जर्मनी का एकीकरण। धीरे धीरे एक होना क्या हो गया,
शुरू हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के ही समय से ही। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को ऐसा नहीं लगा था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, लेकिन उसका भुलाल में ऐसा हो रहा था, चाह नहीं रहा था लेकिन हो रहा था। ठीक है, अब जब देखेगा कि ये तो समझ में आया, ये प्रथम चरण हो गया। क्या हो गया जी? प्रथम चरण। इसको हम कह सकते हैं 1860 तक बस इतना ही चलते रहा। 1860 तक ही क्या हो गया, जुलाई 1830 की क्रांति भी हो गया, और 1848 की फ्रांस में क्रांति भी हो गया। और दोनों फ्रांस में क्रांतियां क्या हुई, घटित हुई, जिसका प्रभाव पूरा यूरोप पर क्या हुआ देखने को मिला। देखो 1830 में भी जर्मनी में भी क्रांति हुआ, और 1848 में जर्मनी में भी 1848 में भी क्रांति हुआ, दोनों टाइम में भी हुआ। क्या हुआ, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं केवल क्रांति सिर्फ फ्रांस में घटित हुआ और फ्रांस भर में रह गया, यानी कि फ्रांस के परिधि में रह गया, नहीं ना। फ्रांस की परिधि से बाहर निकल के यूरोप के अनेक राष्ट्रों तक ये क्रांति क्या हो गया था, फैल गया था। मतलब मान लो मेरा घर एक फ्रांस है, यहाँ से निकल के और पड़ोसी घरों में भी पहुंच गया था, तो जर्मनी तक भी पहुंचा, लेकिन वहां के शासकों ने क्या किया, इसको दबा दिया। क्या कर दिया, समझ में आया बात को? अब देखो आगे बढ़ते गया। 1848 ईस्वी के बाद भी 1848 की क्रांति हुआ ना, उसके बाद भी एगो क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट। क्या हुआ था, देखो ये फ्रैंकफर्ट जो है ना, एक जगह का नाम है। फ्रैंकफर्ट जो बोल रही है ना, ये क्या है, एक जगह का। जब 1848 की क्रांति घटित हुआ था ना, तब एगो उदारवादियों ने, कौन बोल रहे हैं, उदारवादियों ने एगो संघ बनाया था, जिसको फ्रैंकफर्ट असेंबली कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट असेंबली। इस असेंबली में कौन शामिल था, तो उदारवादी लोग शामिल था इस असेंबली में। उदारवादी मतलब जो सुधार करना चाहते थे और जो सुधार चाहते थे वो लोग शामिल हुए। तब ये लोग सुधार हेतु तो आए जरूर, लेकिन दो गो साम्राज्य उस वक्त जर्मनी को दबाए हुए था, मतलब कि उसका नियंत्रण था। एक था परसा, एक था क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिया। परसा और एक ऑस्ट्रिया, दो को बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उदारवादियों को लगा, किसको लगा, उदारवादियों को लगाने कि चलो ऑस्ट्रिया जो है ना, क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में हम जर्मनी का एकीकरण करते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, ऑस्ट्रिया करेगा। क्या करेगा, समझ रहे मेरा बात को, समझा जी? लेकिन जर्मनी पर किसका अधिकार हो चुका था, जर्मनी के अधिकांश हिस्सों पर फ्रांस का हो चुका था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट आया था। ध्यान से समझिए, जर्मनी के अधिकांश हिस्सों पर फ्रांस का अधिकार हो गया था, और उदारवादी जो लोग थे, जो सुधारना चाहते थे, वो लोग फ्रैंकफर्ट में एक असेंबली लाया, संगठन बनाया, और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में कहा कि जर्मनी का हम क्या करते हैं, एकीकरण करते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला ऑस्ट्रिया को कि जर्मनी के अधिकांश हिस्सों पर फ्रांस का अधिकार है, तो वो क्या हो गया, पिछड़ गया। मेरा बात समझ में आया? वो क्या हो गया, पीछे हो गया। क्या हो गया, क्योंकि उस वक्त फ्रांस भी एक बहुत बड़े शक्ति। समझ में आया मेरा बात को? ये था प्रथम चरण, तो असफल हो गया। क्या हो गया, असफल क्यों हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया क्या हो गया, पीछे हट गया। क्या हो गया, समझ में आया मेरा बात को? कि प्रथम चरण हुआ, क्या हुआ, सेकंड। अब देखो धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। एक पारसा है, ये था परसा साम्राज्य, तो ये था ना जी। परसा जो था ना, ऊपरा में था, ऊपर मतलब समझ में आ रहा है, और ऑस्ट्रिया किधर था, नीचे था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक,
तो पर्सा का जो शासक उस वक्त बन गया था विलियम प्रथम बन गया था। क्या बन गया था? 1860 ईस्वी। दूसरा चरण बात कर रहे हैं। कौन चरण बात कर रहे हैं? पर्सा का शासक बोल रहे हैं। कहाँ का बोल रहे हैं? हाँ। पर्सा का शासक कौन बन गया था जी? विलियम प्रथम, यानी कि विलियम एक। और वो जो था बहुत महत्वाकांक्षी शासक। क्या था? समझ रहे मेरा बात को कि ना? वो पर्सा का शासक बन गया और उस वक्त जर्मनी में पर्सा सहित 39 गो राज था। क्या था? 39 को जो बोले ना तुम लोग को कि क्या बोलते हैं, सॉरी हम गलती बोल रहे हैं, 39 को पर्सा को छोड़ के नहीं बोले थे, पर्सा को लेकर के 39 गो, पर्सा को लेकर के क्या, थोड़ा सा गलती हम बोल दिए थे, पर्सा को लेकर के क्या प्रांत हो गया था जी? 39 प्रांत आ गया था। ठीक है ना? और 39वां प्रांत में पर्सा बहुत शक्तिशाली था। ठीक है? तो उस वक्त पर्सा का जो बन गया था शासक बना था विलियम प्रथम बना था, जो बहुत ही क्या था, महत्वाकांक्षी था। तो इसलिए उसने एगो क्या बोलते हैं, उसको बिस्मार्क, क्या बोल रहे हैं, अपना चांसलर नियुक्त किया। किसको? बिस्मार्क को। किसको? अब बिस्मार्क यहाँ पर देखो एंट्री हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा और समय, दूसरा चरण में जा रहे हैं। क्या चरण में जा रहे हैं? हाँ। विलियम प्रथम 1860 में आ गया था और बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। उस वक्त पर्सा बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र था जी, साम्राज्य था। और इसलिए उसने एक प्रसिद्ध कूटनीतिक था उस वक्त, मतलब कि चर्च जैसे अभी कैसे पता तुम लोग को पूरा लोकप्रियता पता है किसके बारे में? तो नरेंद्र मोदी के बारे में। किसके बारे में? जितने सारे लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं उतने सारे लोग लगता है कि और कम नेता लोग को जानता होगा, है कि नहीं? तो उस वक्त जो बिस्मार्क जो था प्रसिद्ध था कूटनीतिक के लिए। किसके लिए? कूटनीतिक का मतलब समझ में आता है जी? आगे समझ में आएगा थोड़ा सा कूटनीतिक के मामले में, यहाँ पर छड़ना चाहते हैं। तो कूटनीतिक में माहिर था कौन? बिस्मार्क। इसलिए विलियम प्रथम ने अपना चांसलर नियुक्त किया। किसको? बिस्मार्क को। किसको? अब बिस्मार्क को नियुक्त किया 1862 में। भैया 1800। लेकिन एक बात और है कि जर्मनी पर तो 39 गो राज था। जर्मनी में एगो पूरा जर्मनी था और जर्मनी में पर्सा था। समझ में कंफ्यूजन के बात नहीं हो रहा है कि पर्सा अलग साम्राज्य है, जर्मनी अलग साम्राज्य है, नहीं ना रहा है। एक पूरा वृत्त है जर्मनी और उसके अंदर क्या है? पर्सा। ठीक है? और पर्सा क्या सबसे शक्तिशाली है। और उसका वहाँ का शासक बन गया कौन? विलियम प्रथम। और वहाँ का चांसलर नियुक्त कर दिया। किसको? ऑटो बिस्मार्क को। पूरा नाम बोल दिया हम इसलिए। बिस्मार्क था। कौन था जी? देखो महत्वाकांक्षी कहने का मतलब है कि विलियम चाहता था कि पूरा जर्मनी क्या हो? एकीकरण हो। क्या हो? पूरा जर्मनी टूटा हुआ नहीं रहे, क्या रहे? एक रहे। क्या रहे? लेकिन करे तो क्या, बहुत सारे कंट्री का 39 जो प्रांत था न, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट वहाँ पर उसका नियंत्रण था, अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट वहाँ पर नियंत्रण नहीं था। मेरा बात समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, वो कागजों पर लिखा हुआ है सब लोग अप्रत्यक्ष, मतलब थोड़ा मैं समझाने का हम प्रयास किए हैं कम भाषा में। ठीक है? तो 39 को प्रांत था हुआ तो उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या था? नियंत्रण था। देखो डेनमार्क लोगों का भी क्या था? नियंत्रण था। 39 को प्रांत था, उस पर डेनमार्क का भी क्या था? नियंत्रण था। फ्रांस का भी क्या था? नियंत्रण था। रूस का भी नियंत्रण था। ब्रिटेन का भी क्या था? तो इन सभी को हराना क्या था? जरूरी था। तभी तो मेरा भाग जर्मनी का छोड़ पाता, तभी तो सब एक हो पाता। इसके लिए क्या चाहिए? सैनिक। और सैनिक के साथ साथ धन चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? और सैनिक चाहिए तो कुशल सैनिक चाहिए। कुशल का मतलब जो समझ में आता है, आधुनिक सैनिक चाहिए ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए। और उसके लिए तो धन खर्चा होता है।
तब देखो, अब धन की जरूरत था। क्या जरूरत था? बिस्मार्क के पास क्या चीज की जरूरत था जी? तो बिस्मार्क के दिमाग में आ गया था दो चीजें, क्या कि सैनिक को, लोगों को हमको क्या करना है? आधुनिकीकरण करना है, और आधुनिकीकरण करने के लिए हमको क्या चाहिए? धन चाहिए। तो धन के लिए संसद नहीं दे रहा था। जर्मनी का जो संसद था ना, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। समझे कि नहीं मेरा बात को? तो वही संसद में क्या बोल रहे हैं? वही संसद में एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है? कि आज जर्मन जनता पर्सा की उदारवाद को नहीं, क्या बोले? आज जर्मनी की जनता पर्सा की उदारवाद माने कुछ सुधार वाली नीति को, यानी कि सुधारवाद को नहीं देख रहा है, बल्कि पर्सा की शक्ति को देख रहा है। पर्सा के समझ रहे ना बात को? अब आज का जो संसद है, नियम कानून संशोधन, वाद विवाद से नहीं होगा, रक्त एवं लौ की नीति से होगा। क्या होगा? वही संसद में बोला। कौन बोला? बिस्मार्क बोला। तो इस प्रकार से मोटिवेट लोगों को किया, संसद पूरा को प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया? अब पूरा संसद पूरा सब क्या हो गया? तैयार हो गया। क्या हो गया? अब पूरा अब तो धन निकल गया। अब धन देने के लिए क्या हो गया? सरकार वहाँ का तैयार हो गया। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि ला रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन आने की किसने किया? बिस्मार्क ने किया। समझा कि नहीं बात को? कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखिए, बिस्मार्क के पास अब आ गया, पैसा भी आ गया। क्या आ गया? धन दौलत आ गया। अब पूरा सेना को क्या कर रहा है? आधुनिकीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ रहा कि नहीं बात को? अब सेना को सब चीज कर लिया। क्या कर लिया? आधुनिकीकरण भी कर लिया। समय बीतते बीतते के साथ फटाफट एकदम क्या कर लिया? आधुनिकीकरण भी कर लिया। और क्या कर लिया जी? और इंतजार करने लगा जर्मनी पर जो नियंत्रण था डेनमार्क का। डेनमार्क मतलब समझ में आ रहा है? डेनमार्क एक वो कंट्री है। क्या है? गले हो ना समझ में आ रहा है? डेनमार्क वो जान रहे थे कि कंट्री है, लेकिन हमको लगा कि उसका अच्छा, इंग्लैंड दिखाई दे रहा है। जहाँ पर इंग्लैंड है, जहाँ पर नॉर्वे है। हाँ, नॉर्वे भी तो देख। समझ कि नहीं बात को? सब देखो, जर्मनी इधर, इधर फ्रांस है, लोगों बीच में होता है इंग्लैंड होगी, डेनमार्क होगा। कौन होगा? यूरोप का नक्शा दिया तो उसमें डेनमार्क था। हाँ। बीच में डेनमार्क है क्या? दोनों के बीच में है ना डेनमार्क। नॉर्वे भी तो बीच में। तो डेनमार्क को हराना चाहता था पहले कौन है? बिस्मार्क। लेकिन इसके लिए क्या बोल रहे हैं? डेनमार्क को अलग थलग करना था। क्या करना था? कि डेनमार्क से हम युद्ध करें न, तो कोई डेनमार्क को सहायता करने के लिए दूसरा अब साम्राज्य आवे नहीं बीच में। समझा कि नहीं? अब आवे भी तो मेरे साथ में आवे। किसके साथ में आवे? समझा कि नहीं हमारा बात को? स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। मेरे साथ आवे। क्या आवे? तो दिमाग लगाया। क्या लगाया? बिस्मार्क लगाया दिमाग, कि चलो एक काम करते हैं, डेनमार्क को यूरोप की राजनीति से क्या करते हैं? अलग थलग कर देते हैं। अलग थलग मैंने उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं? जितने भी सहायता करने वाले लग रहा है कि कंट्री है उसको सहायता करेगा, उसको क्या करते हैं? हम अपना तरफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो ऐसा करने के लिए उसने क्या किया? वो हम आगे देखेगा। इतना टाइम हो गया, समझ जाओ। देखो, जर्मनी जैसी बोलते हैं भाई, तो डेनमार्क जो था ने, जर्मनी के 2 प्रांत पर कब्जा कर लिया था। क्या बोल रहे हैं? जर्मनी का जो 39वां प्रांत था छोटे, इस पर 39 में से 2 पर, 39 में से डेनमार्क का बड़ा हिस्सा था। डेनमार्क जो था जर्मनी के 2 बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? और उसका नाम था अस्लेस्विग। क्या था? अस्लेस्विग। होल्स्टीन था। क्या था? होल्स्टीन और अस्लेस्विस।
अस्लेस नाम याद रखना जरूरी नहीं है, नाम याद रखना। जरूरी नहीं। अस्लेविस था और होल्स्टीन था, ये जो क्षेत्रफल डेनमार्क का क्या था, अधिकार था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, जर्मनी ने क्या बोल रहे हैं, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया। क्या किया, एक समझौता किया। तुमको पता है ना, ऑस्ट्रिया नीचे है कि परसा ऊपर है, बता। परसा ऊपर है, नीचे ऑस्ट्रिया। हाँ सही बात है, कंफ्यूज नहीं होता है तुम लोग, यही तो बात है कि परसा ऊपर है, ऑस्ट्रिया नीचे है। नीचे है। और ऊपरे में क्या है, डेनमार्क भी है। क्या है ऊपरे में, डेनमार्क भी है। डेनमार्क भी है। ठीक है ना, ऊपरे परसा भी है। तो परसा का ये जो जर्मनी का बन गया था, चांसलर कौन बना था, बिस्मार्क बना हुआ था। कौन बना हुआ था, इसने ऑस्ट्रिया से जाकर के मिला। किससे मिला, ऑस्ट्रिया से जाकर और कहा ना कि देखिए भाई साहब, आप जो है ना हमारे साथ आ जाइए। क्या आ जाइए, हमारे साथ आ गए। आप तो इतना, आपका तो इतना बड़ा साम्राज्य है, आपका तो क्या है, इतना बड़ा साम्राज्य है। हम डेनमार्क से साथ जब युद्ध करेंगे, क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, तो आप उधर नहीं जाइएगा, आप मेरे तरफ आ जाइए। आप मेरे तरफ आइएगा। अगर मेरे तरफ नहीं आइएगा ने तो उधर नहीं जाइएगा, वहाँ अकेले रहिएगा। नहीं समझा, जी, अगर हम उससे युद्ध लड़ेंगे किसके साथ, डेनमार्क के साथ, डेनमार्क के साथ। तो आप उसके साथ नहीं जाइएगा। अगर आपको इच्छा है कि हमारे साथ भी नहीं लड़े तो हमारे साथ भी नहीं लड़िए, लेकिन उसके साथ भी आपको, नहीं जाना। आप सिलेंडर बोलते रह जाइएगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आया। तो क्या बोलते हैं उसको, पर ऑस्ट्रिया क्या हो गया, ऑस्ट्रिया मान गया। कि हम ऑस्ट्रिया क्या हो गया, मान गए। लेकिन एक बात और है, ऑस्ट्रिया कहा ना, इसके बदले हमको देगा क्या, तो फिर फट में थोड़ी करता हमको दीजिएगा क्या भाई, समझ रहे कि ना हमारा बात को। तो कहा ना कि जो दो अधिकार कैले है ना, डेनमार्क, अस्लेविस और होल्स्टीन पर है, आपको दे देंगे। ये जो दोनों भाग है ना, आपको दोनों भाग में से कोई एक भाग आप ले लीजिएगा, एक भाग क्या करेंगे, हम ले लेंगे। ठीक है कि नहीं, कहा कि चलो ठीक है भाई, डन रहे। तो मान गया। क्या हो, अब देखिए अब क्या हुआ कि युद्ध क्या हो गया, युद्ध के लिए अभी समाप्त तैयार था पूरा। क्या था, तैयार था। और युद्ध भी हुआ। क्या हुआ, युद्ध भी होगा। और युद्ध हुआ तो ये जो आधुनिक सेना तैयार के लिए था कि बिस्मार्क, उसके सामने डेनमार्क टिक नहीं पाया। उसके सामने डेनमार्क क्या हुआ, ठीक है। नहीं पाया। और डेनमार्क वो दोनों प्रांत को क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ऑस्ट्रिया कहा न, चलिए भाई आप तो युद्ध जीत गए हैं, अब हमको दे दे। अब चलिए बंटवारा करिए। क्या करिए, बंटवारा करिए। अब बिस्मार्क कहा ना, ऐसे कैसे होगा, बिस्मार्क कहा ये ऐसे कैसे होगा। अरे भाई थोड़ा सहर करिए, सबर करिए, अभी तो युद्ध समाप्त हुआ है, करेंगे बाद में। करेंगे थोड़ा सा बाद में, क्या करेंगे, समझौता कर लेंगे। लेकिन समझौता करने के लिए आया, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट कागज पर साइन नहीं हुआ, कागज पर साइन नहीं हुआ कि अस्लेविस और क्या बोले रे, अस्लेविस होल्स्टीन था। कौन था, अस्लेविस और होल्स्टीन था। अब देखो परसा जो था, क्या था, परसा चाहता था कि ये दोनों प्रांत को क्या कर दे, हम अपना में क्या कर ले, मिला ले। तो इसीलिए तो डेनमार्क से युद्ध किया था। लेकिन ऑस्ट्रिया को तो भी चाहिए था, ऑस्ट्रिया को भी तो कुछ चाहिए था, क्योंकि तो पहले बता दिया था हमको ये सब चीजें चाहिए। तो इस प्रकार से बिस्मार्क जो है न, यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं किया है, सीधे कह दिया न कि चलिए एक क्षेत्र पर कुछ आपका अधिकार है, एक क्षेत्र पर किसका अधिकार है। मेरा अधिकार है। लेकिन अभी कन्फर्म है पूरी तरह से नहीं कि सब दिन के लिए आप ही का हो गया है, एग्रीमेंट नहीं किया। सब दिन के लिए आप ही का हो गया, ऐसा नहीं। जब तक चल रहा है थोड़ा दिन चलिए चलने रहने देते हैं।
और बिस्मार्क जानबूझ के जानता है इस पर एग्रीमेंट नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि ये दोनों क्षेत्र तो डेनमार्क के पास था, ये जर्मनी का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी के लोग ज्यादा रह रहा था और जर्मनी का संस्कृति यहाँ पर था, जर्मनी में ही आना चाहिए था। लेकिन जानबूझ के एग्रीमेंट नहीं किया बिस्मार्क ने कि अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलो एक भाग ऑस्ट्रिया को देते हैं, वो तो हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर इस पर हम कोई बहाना नहीं ढूंढ पाएंगे हम कि भाई बहाना क्या ढूंढेंगे, ले तुम्हें तो दिया था, लो कागज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मार्क ऑटोमन बिस्मार्क साइन कर दिए, क्षेत्र आपका हो गया है, अब कैसे लड़ पाएगा। उन्होंने जानबूझ के क्या किया, निर्णय नहीं किया, ये क्षेत्र आपका है, समझ कि ना बात को, इसलिए कि बाद में हम ऑस्ट्रिया से भी वापस ले सके, लिया भी ऐसा, समझ कि ना बात को, बाद में हम ऑस्ट्रिया से क्या करें, वापस इसको ले सके। और ऑस्ट्रिया से वापस लेने के लिए हमको ऑस्ट्रिया से लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो कुछ बहाना चाहिए, तो ये मेरा क्षेत्र बहाना मार लेंगे, समझे कि ना बात को। एक ही कहानी यहाँ पर शुरू समझ में आया था। और दूसरा चरण था, क्या था, फिगर बनाते जाना थोड़ा सा क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आते तीसरा चरण, क्या आते हैं, तीसरा चरण में क्या होता है, ये दोनों ऑस्ट्रिया परिषद दोनों साथ साथ लड़ा था किसके विरुद्ध, डेनमार्क के खिलाफ। अब यह दोनों फिर अभी लड़ेगा, देखो क्या होगा। बिस्मार्क बहुत चतुर आदमी था जी, क्या था, हाँ बिस्मार्क के बारे में चलिए तीसरा चरण में चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के क्रम में पर्सा का ऑस्ट्रिया का युद्ध अनिवार्य था। जर्मनी के एकीकरण में क्या बोल रहे हैं, पर्सा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होना अनिवार्य था कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो दो क्षेत्र छीना था डेनमार्क से, लिया था, छीना क्या था, अपना क्षेत्र लिया था डेनमार्क से, तो उस पर एक क्षेत्र पर किसका भी अधिकार था, तो उससे युद्ध होना अनिवार्य था। अगर युद्ध नहीं होता तो वो क्षेत्र जर्मनी में मिल नहीं पाता, फिर जर्मनी में एकीकरण हो नहीं पाता, सही बात है कि नहीं। जर्मनी के राज्यों में क्या बोल रहे हैं, जर्मनी के राज्यों में बिस्मार्क ने क्या किया, राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया। एक तो तुम लोग को पता है कि दू जोड़ दू होता है, क्या होता है, तुम तो पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज हम कहते हैं कि कल 2:30 बजे आप गोविंदपुर में समोसा और चाट खाए थे, क्या बोल रहे, कल 2:30 बजे आप गोविंदपुर में समोसा और 10 दिन के बाद पूछते हैं तुमसे कि इतना तारीख को 2:30 बजे गोविंदपुर में आपने क्या क्या खाया था, तो हो सकता है कि सोच में पड़ जाओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं। लेकिन फिर दोबारा अगर मिल के हम तुमसे आज दिलवा दें तो मुझे ना लगता कि सोचने की जरूरत है। तो राष्ट्रवाद में थोड़ा सा भावना तो जाग चुका था जरूर, लेकिन जर्मनी ने बिस्मार्क ने क्या किया, उसको और बढ़ाने का भी प्रयास किया, जागरूकता लाने का क्या किया, प्रयास किया, समझ रहे कि नहीं मेरा बात को। अब देखो, अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया को अलग थलग करना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा क्या था जी, शक्तिशाली साम्राज्य था, बहुत बड़ा था, देखा कितना बड़ा था नीचे। तो उसको सहायता करने के लिए अगर कोई आ जाएगा, पर्सा अकेला पड़ जाएगा बेचारा। तब अब डेनमार्क को तो खत्म कर दिया था दोनों, यही दोनों मिलके, अब ऑस्ट्रिया को खत्म करना था, यानी कि उसको अलग थलग करना था, एकदम अलग थलग में समझ में आता है ना, एकदम अकेला, एकदम अकेला, कौन हम उसको कोई मदद करने वाला, कोई पूछने मातने वाला उससे नहीं, ऐसा करना था। किसको, बिस्मार्क को, किसको अलग थलग करना था, ऑस्ट्रिया को करना था।